बात करें एग्जिट पोल की जो कल आई हैं लास्ट फेज के वोटिंग के बाद और जिसने एक तरह से भूचाल मचा रखा है, जहां बीजेपी गदगद है, फूले नहीं समा रही है, वहीं जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और दीगर जमातें जो हैं उन्हें तज्जिया करने की जरूरत है कि आखिर वो कहां गलत रह गए। और जाहिर सी बात है कि जिनके हक में फैसला नहीं है, एग्जिट पोल नहीं आए हैं, वो 23 तारीख तक का इंतजार करना चाहते हैं और जिनके हक में आ गए हैं उन्होंने अभी से ये जश्न शुरू कर दिया है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात कर रही हूं। विजय कौशिक साहब, क्या आपको लगता है कि एक गलती ये हो गई कि अगर उत्तर प्रदेश में आप साथ होते और दिल्ली में आप अगर आम आदमी पार्टी के साथ होते और वहां आप अगर महागठबंधन के में अलाय होते तो शायद थोड़ी सी तस्वीर आपके लिए अलग होती? क्योंकि क्या है ना, एक कंफ्यूजन तो क्रिएट किया गया है। जहां जहां कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने मजबूत कैंडिडेट उतारे, या फिर आप दिल्ली में देखें, दिल्ली की 7 सीटों पर जहां आपके तमाम कैंडिडेट जो हैं वो अच्छे हैं, मजबूत हैं, आपने तमाम अपने दिग्गज उतारे, तो एक कंफ्यूजन तो पैदा हुआ और वो वोट जो एक तरफा जाता वो बटा, और इसका फायदा जाहिर सी बात है हमेशा बीजेपी को होता है। देखिए, हमारा मुद्दा कोई ऐसा तो है नहीं कि भी राजनीति करते करते हम अपने आप को ही नुकसान करने लगेंगे। तो हमें इसी चीज में फायदा था कि हम दिल्ली में अकेले लड़े, हम उत्तर प्रदेश में अकेले। लेकिन लास्ट तक आपने ट्राई तो किया, बिल्कुल लास्ट हमें राहुल गांधी का ट्वीट भी याद है। मुझे आप एक बात बताइए, ट्राई कौन नहीं करता है? क्या बीजेपी गठबंधन के सहारे इस चुनाव मैदान में नहीं उतरी? जो दावा कर रहे थे कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, वो लोग समर्थन लेने के लिए दूसरे दलों को अपने साथ जोड़ने के लिए कहां कहां नहीं गए। शिवसेना तक से हाथ जोड़े, जो कि इनके खिलाफ रही लगातार, जो कि इनके ऊपर उंगली उठाती रही। तो मुद्दा यह है कि जो समान वैचारिक विचारधारा वाले दल हैं, आप उन्हीं से समझौता कर सकते हैं जी। अब मान लीजिए केजरीवाल जी का ही ले लीजिए। केजरीवाल जी चाहते थे कि दिल्ली के अलावा हम हरियाणा में भी उनसे करें, पंजाब में भी करें, और जगह भी करें। तो कैसे संभव है? क्या ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस था या आपका एरोगेंस? नहीं, हमारा केवल आत्मविश्वास था और जनता के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास था। हमने सर्वे कराए, सर्वे में यही आया, जनता ने ये कहा कि कांग्रेस को दिल्ली में किसी से समझौता नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं की यही मांग थी, जनता का भी यही कहना था। प्रियंका गांधी का भी कोई फायदा आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? आप ये बताइए, 2 थी, आपकी कितनी आएंगी इस बार? आपकी प्रियंका गांधी जी के नाम से ही उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी तक की नींद उड़ गई थी। अच्छा, इवन उन्हें बनारस में जो जितनी भी भीड़ उन्होंने इकट्ठी की किराए की दूसरे प्रदेशों से बुलाकर, वो सिर्फ प्रियंका गांधी जी का डर था। क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने जहां हल्के से 1-2 बार अच्छा, कहा बता था दीजिए, तो प्रियंका गांधी के डर से या उनके करिश्मे से आप ये बता दीजिए मुझे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपके 2 से कितनी सीटें आप मान रहे हैं कि कितनी आ जाएंगी? कितना मैजिक हो जाएगा? देखिए जी, कम से कम हम ये मानकर चल रहे हैं कि वहाँ 20 से 25 सीटें कांग्रेस की आएंगी जी। 20 से 25 सीटें जी। अब मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपसे लिस्ट मांग लेती कि वो 20 से 25 सीटें आखिर हैं कौन सी, क्योंकि उतने तो आपके मजबूत कैंडिडेट भी ढंग के नजर नहीं आ रहे जितने आप सीटों की बात कर रहे हैं। एक बात बताऊं बुशरा जी, परिस्थितिवश कई बार ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं कि 2 कैंडिडेटों की लड़ाई में तीसरा कैंडिडेट बाजी मार जाता है। तो लोग इनसे त्रस्त हैं, भाजपा के नेताओं से। ठीक है, उसका फायदा कांग्रेस को मिला है उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि इनकी नूरा कश्ती में या इनका अलायंस नहीं हुआ, आपको सीधा फायदा हुआ है? हालांकि आप ये देखें जी, मैं एक सवाल आपसे ले लूं। महामिलावट की आप लगातार आपकी तरफ से बात हुई और भी अलग अलग तरह के नाम, आपके साथ खुद 41 पार्टियां मौजूद हैं और कुछ जगहों पर तो आपके मजबूत अलायंस हैं। पंजाब की बात की जाए या फिर आपकी महाराष्ट्र की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, वहां पर तो आपके बड़े और मजबूत अलाय हैं और बाकी छोटे छोटे दलों से भी आपने अपने साथ उनको लिया हुआ है। नहीं, मना किसने किया? हम लगभग 41 पार्टियों के साथ हमारा महागठबंधन है। लेकिन आप बात आती है विचारधारा की, शिवसेना के साथ हमारा कोई नया गठबंधन नहीं है, अकाली के साथ कोई हमारा नया गठबंधन नहीं है। जदयू को अगर हम 1.5 साल बीच के हटा दिए जाएं तो फिर वो भी 23 साल से हमारे साथ गठबंधन में। और कई जो छोटे दल आप कह रहे हैं, वो उनका विकास ही नया हुआ है, जो अभी नए बनकर आए हैं, कोई कांग्रेस से टूटकर बना है। जेडीयू और शिवसेना की बात करते हैं, यहाँ तक कि अकाली की बात करिए, खासतौर पे शिवसेना और जेडीयू की बात करें, उन्होंने तो पानी पी के आपको कोसा है। और क्या हो गया? लोकतंत्र है, आपके लिए किसने? सब कोसते हैं जी, लोकतंत्र है, सबको हक है कोसने का। लेकिन आज भी हमारे साथ है, वैचारिक रूप से भी हमारे साथ है, संगठन में भी साथ। हम पूर्ण बहुमत से पिछली बार आए थे, लेकिन उनके तीनों दलों के जिनके आपने नाम लिए हैं, उन सबके मंत्री हमारी पार्टी में, हमारे सरकार में मौजूद थे। और इस बार भी ऐसा होगा, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बावजूद इसके एनडीए के हर दल का व्यक्ति उस सरकार में मौजूद रहेगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रियंका गांधी से अब तक कांप रहे हैं, सच्चाई अब तक कांप रहे हैं। स्थिति क्या? प्रियंका गांधी ने खुद ही अपने आप स्वीकार कर लिया था कि भाई 2019 में कुछ नहीं होना, 2022 की तैयारी करो। अगर नहीं स्वीकार किया तो बुशरा जी आप बताइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो वोट काटने के लिए आए हैं भाजपा की। देखिए, वो भी उसकी भी सच्चाई है। देखिए, सिर्फ उन्होंने कहा है
एकता से कहा है जी, कहा है। वो 2022 की जो बात कही गई थी, वहाँ एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था जो उनका कार्यकर्ता था। आप सफाई मत दीजिए, लेकिन वो मानसिकता पता लगती है। मानसिकता, अच्छा ये तो कहा है ना कि वोट काटने आए हैं, ये तो कहा है ना वोट काटने आए हैं। काश देश के लिए खर्च किया होता वो पैसा, वोट काटो पार्टी तो काश आपने विकास किया होता, काश आपने देश के लिए कुछ काम किए होते। वो कहीं ना कहीं वो महागठबंधन, उन्होंने स्पष्ट कहा था महागठबंधन का कि अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं और जहां किसी कारणवश नहीं जीत पा रहे वहां वोट काटने की भूमिका निभाएंगे। बोलने के लिए कुछ है नहीं, जवाब मिलता है तो आप सुनते नहीं है। ठीक है, देखिए प्रियंका वाड्रा ने खुद स्वीकार किया, रॉबर्ट वाड्रा जी की धर्मपत्नी ने, कि हम तो वोट काटने आए हैं, तो वो सच्चाई है। उसके बाद क्या स्थिति है कि जब उनका मन था राहुल गांधी का कि उन्हें बनारस से लड़ाया जाए, तो वहां से वो भगौड़े हो गए। क्यों प्रियंका वाड्रा नहीं लड़ी वहां से चुनाव? क्योंकि उन्हें वहां की स्थिति पता थी। इनका कहीं ना कहीं महागठबंधन बसपा और सपा के साथ अंदरूनी गठबंधन है कि भाई आपको हम बीजेपी की वोट काटेंगे और आपको दिलाएंगे। लेकिन बावजूद इसके ये भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। आप देखना भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अच्छी सीटें और परसेंटेज 50% वोट को हम लक्ष्य लेकर चलेंगे। 50% से अधिक हम वोट हासिल करेंगे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए तमाम एग्जिट पोल में जो अमित शाह ने बोला था कि आपकी बात 73 पार की बात कही थी, कोई भी एग्जिट पोल आपको उतने तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी ने एक बात और बोली थी उषा जी कि 50% प्लस हम वोट हम हासिल करेंगे उत्तर प्रदेश में, और वो हमारा लक्ष्य पूरा होगा, चाहे सीटें हमारी कितनी भी आए। आप ये भी देखिए, चाहे 65 है, 70 है, 50% वोट आप ले जाएंगे। 50% से 60%, 61%, 65% तक मतदान हुए और आप कह रहे हैं बच्चों वाली बात करते हैं। मतदान होने के बाद की परसेंटेज गिना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो 60-61 में से 50%, उनसे आधा 100 वोटें पड़ी हैं तो हम 52 वोट हासिल कर रहे हैं। ये तो गुणाभाग पढ़ा लिखे व्यक्ति आप समझ सकते हैं विजय कौशिक। अरे भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, 50% कहाँ से ले जाएंगे आप? 60-65% में से मतलब आप, मैं वही कह रहा हूँ कि आप उससे आधे की बात कर रहे हैं। 50% की आधार कहाँ है, कौन से काम किए हैं? अब इस बात का तो आप भी सोचिए, आप मतलब थोड़ा तो ज्ञान दे दिया करें बैठाने से पहले। अरे भाई साहब, आपको ज्ञान दे दें। आप ये कह रहे हैं कि 60% वोट बढ़ी है, उसमें से 50% ले जाएंगे। आप यही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसे कौन से काम कर दिए जो आप उसमें से 50% वोट देख लेना ना आप। ठीक है, अरे ऐसे कोई काम 1-2% के ऊपर जो चुनाव पलट हुआ है। जी मैं आपके स्टूडियो से एक बात और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, 23 तारीख को विजय कौशिक जी जरूर बैठा लीजिएगा। जी अमेठी का चुनाव राहुल, अरे भाई साहब, हम किसी से डरने वाले नहीं है। अमेठी का ये भाजपा की नीति है डराने धमकाने की। हमने डरते हैं ना दबते हैं, जो पब्लिक का आदेश होगा सिर माथे होगा। चलिए, प्रियंका वाड्रा की आंधी से परेशान होकर अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को जिता दिया है। और कौशिक जी, ये सनद रहे कि 23 तारीख को जब आप दोनों फिर से स्टूडियो में बैठेंगे तो हम ये देखेंगे कि यशवीर की बातों में कितना दम है कि राहुल गांधी अपनी जो है जो सीट है, रिवायती सीट है, वो भी हार गए। अगर राहुल गांधी जी जाएंगे तो क्या करेंगे? सीट है वो, मुझे बताइए, माफी मांगेंगे? 2019 चुनाव में दो लॉन्च, तीसरी चौथी बार 2 लॉन्च हुए हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, और दोनों साबित होंगे। आप देखिए परिणामों में। स्टेट वाइज और बात करने दीजिए अनिल मिश्रा जी। यहाँ पर 3 स्टेट की बात मैं करना चाहूंगी, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, जहां पर अभी फिलहाल कांग्रेस की हुकूमत है और छत्तीसगढ़ में उसे एक तरह से कहें बम्पर सीटें मिली, जिसकी बहुत कम उम्मीद थी। लेकिन वहां पर भी जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, वो तमाम एग्जिट पोल्स भी एक तरह से कांग्रेस बीजेपी के ही हक में होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 से 3, 4 और बहुत कोई है जो 5 सीटें देते हुए उनको नजर आ रहे हैं। यहां तक कि इसमें गुजरात भी शामिल करना चाहूंगी, जहां कांग्रेस ने यह कहा कि वो जीते जिताई थे, लेकिन जो वहां पर एकदम से नैरेटिव चेंज किया गया लास्ट रैलीज में, तो वहां पर चीजें बदल गई और 99 पे सिमट गई थी बीजेपी। वहां पर भी 2 से 3 और 4 सीटें ही तमाम सर्वेज दे रहे हैं। ऐसा आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जिनकी हुकूमत होती है स्टेट में उनको फायदा होता है, और ये तो नई सरकार है, अभी लोगों ने देखा भी नहीं है। बिल्कुल, इस सर्वे में, एग्जिट पोल में जो लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा है वो इस 3 स्टेट का जिसका आपने चर्चा किया, इसको लेकर, और खासकर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल 2-4 ऐसे स्टेट हैं जहां पर सर्वे इतने आश्चर्यजनक हैं, एग्जिट पोल के रिजल्ट इतने आश्चर्यजनक हैं कि बहुत निष्पक्ष होकर देखने पर भी कहीं न कहीं तब इस पे क्वेश्चन उठ रहा है। कारण कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी 4 महीने पहले चुनाव होना और वहां की जनता को तीनों स्टेट से उस सरकार को उखाड़ फेंकना, ठीक है, उसमें बीजेपी
बीजेपी अपना पक्ष रख सकती है कि हमारे वोट परसेंटेज एमपी में कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। और सरकार का बनना, सरकार ने जो वादे किए, जो नई सरकार बनी, जिस उम्मीद पर वहां की जनता ने बिठाया, कहीं न कहीं उन वादों को पूरा करने का प्रयास इतने थोड़े समय में उन्होंने किया। एक उम्मीद जगाई जनता के बीच, और उसके साथ बहुत सी, इसको कहते हैं रेवड़ी बांटना। जब सरकार आती नहीं तो रेवड़ी बांटती, अगर सामने कोई भी लोकसभा का चुनाव खड़ा हो। तो अगर इतना करने के बाद भी वहां की जनता उनको फिर से उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रही है, अगर वो लोकसभा में जिस तरह से एग्जिट पोल में इन 3 स्टेट में रिजल्ट दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि इन्हीं 4 महीने के अंदर वहां की जनता, वहां जो 4 महीने पहले इस सरकार का गठन किया था, कहीं ना कहीं उसके विपक्ष में खड़े होते दिख रही है। या फिर असेंबली और या फिर पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए अलग अलग तरह से। हाँ, लेकिन ये भी सच है, हाँ। ये भी सच है, उस स्टेट इलेक्शन के टाइम में भी देखा गया था, जनता के बीच में मैं भी था, तो मैंने बड़े खुले रूप में जनता से बातें हुई थी, तो जनता ने एक्सेप्ट किया था कि देखिए ये प्रदेश का चुनाव है। चूंकि 15-15 साल से ये सरकारें चल रही थी, तो एंटी कंबेंसी थी, खासकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ तो बहुत ज्यादा थी। तो वो जो किसानों का रो और एक महिला के प्रति अत्याचार और युवा बेरोजगार वाला मैटर था, तो कहीं ना कहीं वहां पर शिवराज सिंह के चौहान खिलाफ एंटी कंबेंसी थी, और जनता ने तब भी स्वीकारा था कि अभी स्टेट के नाम पर तो हम भाजपा को कर रहे हैं। लेकिन जब उसी वक्त हम लोगों ने पूछा था कि इसका मतलब कि लोकसभा चुनाव में, तो उसमें काफी जनता ने ये कहा था कि नहीं, आज तो हम बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव होगा तो हम निश्चित रूप से बीजेपी के साथ रहेंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ये परसेप्शन बनता दिख रहा है। मैं साउथ की रियासतों की भी बात करूंगी कि साउथ से उम्मीद थी, क्या वो उम्मीद बीजेपी के हक में जाएगी, क्योंकि सर्वेज उनके हक में नहीं है। फिलहाल साउथ की बात करें, जो एक उम्मीद वेस्ट बंगाल से दिखाई जा रही थी, एग्जिट पोल कम से कम उसमें डबल डिजिट देते हुए ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को नजर आ रहे हैं। इस पर बात करूंगी, एग्जिट पोल के बारे में हम बात कर रहे हैं, लगातार इस पर तज्जिया किया जा रहा है, एनालिसिस कर रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। राजवीर शर्मा जी, बात में साउथ की रियासतों की करूंगी। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ अलायंस किया गया, लेकिन लगे रहा है जितनी भी सर्वेज है वो एक तरफा दिखा रहे हैं, और वहां का हमेशा से रहा भी है कि कांग्रेस और डीएमके के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका में जरूर लग रहा है कि वहां पर हालांकि जेडीएस और कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन फिर भी वहां पर एक तरह से बीजेपी के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि केरला में भी एक दूसरी तरह की पॉलिटिक्स करने की जो शुरुआत की गई बीजेपी की तरफ से, क्या उनके अलावा और किसी रियासतों में आपको कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? कम से कम एग्जिट पोल तो नहीं दिखा रहे हैं। ये साउथ की रियासतों की बात कर रही हूं मैं। नहीं, अगर आप साउथ का पूरा एक एनालिसिस करें तो सीट्स की बात कर्नाटक के बारे में आपने ऑलरेडी कर दी है। केरल में भी अगर मान लीजिए एक सीट उनको पार्लियामेंट्री सीट मिलती है, जो दिखा रहे हैं लगभग बहुत सारे सर्वेस, तो वो बीजेपी के लिए एक अचीवमेंट होगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो वोट परसेंटेज है केरल में, वो लगभग 17% मेरी जानकारी के मुताबिक 17%। क्योंकि केरल का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि सबरीमाला का इशू किसी को भूलना नहीं चाहिए। नहीं, ठीक है, सबरीमाला पे तो अगर आप देखें तो बहुत सारे इश्यूज भी थे, और उन इश्यूज को लेकर के बीजेपी ने वोटर के सामने वो गए थे, और 17% वोट मिलना एक अपने आप में अचीवमेंट है। एक अगर पार्लियामेंट्री सीट मिलती है तो वो अपने आप में अचीवमेंट है। तो ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश, जहां पर बीजेपी को मैं कहता हूं कि थोड़ा सा नुकसान ये हुआ है कि उनकी 2 सीट थी, और इस समय जो है आपके सर्वे दिखा रहे हैं, मुझे पता नहीं कि वो कहां तक सही हैं, लेकिन अगर वो सही हैं तो वहां से लगभग बाहर ही हैं पार्लियामेंट में। तो एक आंध्र प्रदेश को छोड़ करके बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, इनफैक्ट तमिलनाडु में भी आप देखें कि तमिलनाडु का अगर आप देखें पूरा फिगर अगर आप दिखाएं, तो उसमें सिवाय एक या 2 सर्वेज ऐसे हैं जहां पर वो डीएमके और कांग्रेस को 36-38 दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां 24 और 11 दिखा रहे हैं, कुछ कांग्रेस को दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर बड़ा डिफरेंस है सर्वे जो हो रहे हैं। तो तमिलनाडु में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और अगर हम इसी के साथ साथ, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगी, इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर उड़ीसा की बात कर लें और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल की बात कर लें, वेस्ट बंगाल में आपको लग रहा है डबल डिजिट हासिल कर पाएगी यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी, क्योंकि जिस तरह का वहां पर एक तरह का खेल नजर आया, खूनी खेल वहां पर हुआ है एक तरह से देखा जाए, और खासतौर पर
देखें तो जो एक अपोजिशन पार्टी का रोल जिसको अदा करना चाहिए था वो वहां पर बीजेपी अदा करती हुई नजर आई। ओडिशा की बात करें, हालांकि बहुत तारीफ यहां पर अगर हम देखें तो वजीर आजम ने की थी नवीन पटनायक की, लेकिन लग रहा है कि उन्हीं की सीटें उनसे छीनने के लिए जा रहे हैं। मैं बुशरा जी 1 मिनट का इंटरवेंशन कर दूं जी, अगर इजाजत हो। जी जी। देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का सवाल है, जो सर्वेज के रिजल्ट्स हैं वो आशाजनक मुझे नहीं लगते हैं। ओके। और आशाजनक मुझे इसलिए नहीं लगते हैं कि वहां पर जो कांग्रेस और सीपीएम है उसने अपना स्थान लगभग गंवा दिया है। ओके। जो अपोजिशन का स्थान था वो ना तो कांग्रेस रोल निभा पाई और ना ही सीपीएम निभा पाया। वो जो रोल निभाया स्ट्रगल का, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का, वो बीजेपी ने निभाया। एक तो ये मैं कहना चाहता था। और दूसरा इंटरवेंशन ये है कि वेस्ट बंगाल का एक इतिहास रहा है। इतिहास ये रहा है कि जब जब जिस शासक दल ने वहां पर हिंसा कराई है, सिद्धार्थ शंकर रे से लेकर के और सीपीएम को लेकर के, तब तक वहां पर वो सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो सिद्धार्थ शंकर रे के बाद सीपीएम आया, सीपीएम ने हिंसा कराई तो तृणमूल कांग्रेस आई, तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा कराई तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी वहां पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। अगर वो मान लो सारी नहीं भी अगला चुनाव जीत पाती है तो बहुत बड़ी संख्या में उसके वहां पर पैर जमेंगे। ये कहा गया था 30 बार अलग अलग तरह की बातें कही गई थी, लेकिन सर्वे जो है वो आपको 8 से 16 के बीच रखे हुए हैं, कुछ ने 8 से भी कम आपको दिए हुए हैं। आपको क्या उम्मीद है वेस्ट बंगाल से? क्योंकि वेस्ट बंगाल असल में बीजेपी ने बैटल ग्राउंड बना रखा था और तमाम स्टेट्स के इलेक्शंस एक तरफ और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन एक तरफ। लगा ऐसा कि दीदी ने आपको फाइट दी है जिस तरह की फाइट आपको और जगह मिलनी चाहिए थी। जब से प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं, आप लगातार पश्चिम बंगाल के चुनावों को और पूरे देश भर के चुनावों को आप मूल्यांकन करते आ रहे हैं चैनल के माध्यम से। लेकिन आपने एक बात बिल्कुल आपके ध्यान में आया होगा कि हर चरण में वहां पे हत्याएं, हमले लगातार हुए हैं, राजनीतिक हमले। और सबसे ज्यादा राजनीतिक हमले और हत्याएं करने का सेहरा अगर किसी के ऊपर बंधेगा तो ममता बनर्जी है। स्थिति क्या है वहां? जो सीपीएम की पार्टी है, सीपीआई पार्टी है और कांग्रेस है, वहां नगण्य स्थिति पे है। वो 3 में न 13 ने वहां वो चुनावी मैदान में बिल्कुल छोड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के डर से वो लोग भाग चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी वहां एकमात्र ऐसी पार्टी, हालांकि वहां 2 लोकसभा सांसद हैं, हमारे 2014 के रिजल्ट आप देखें, और विधानसभा में तो हम नगण्य स्थिति पे हैं। लेकिन जो फ्रंट में आकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहां पे लड़ाई लड़ी है, राजनीतिक लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम है कि हम लगातार, हमारे संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी कहते हैं कि 15 और 23 के बीच में हमारा आंकड़ा रहेगा। हम 23 तक हम पहुंच सकते हैं, 15 मिनिमम रहेगी, 15 से कम हमारा नहीं आएगा। वो ठीक है कि किसी ने 30 भी कहा होगा, लेकिन 15 से 23 का हमारा लगातार आंकड़ा हम बोलते आ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, आप एक ने बात का उड़ीसा में भी लगातार जिस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं, चाहे नवीन पटनायक जी की सरकार के होते हुए भी वहां राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र से जो उनको सहयोग मिला है वो वहां की जनता ने भी देखा है। कहीं ना कहीं वहां की जनता ने भी एक मन बनाया होगा कि हम किस राजनीतिक दल के साथ लगते हैं, और राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी से अच्छा मौका क्या है। तो एक लास्ट बात और मैं कहना चाहता हूं, आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान का जिक्र किया था, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, जानकारी आपको होगी, मैं चर्चा में लाना चाहता हूं कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे अधिक अगर रैलियां करी हैं तो मध्य प्रदेश में करी हैं और उसके बाद राजस्थान में करी हैं। उन्होंने ये सोचकर रैलियां करी होंगी कि इन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है तो लोकसभा सांसद अधिक से अधिक सांसद चुन के आएंगे। जब परिणाम आएगा तो सरकार चाहे किसी की बने, लेकिन राहुल गांधी की छवि एक बरकरार रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो सफल हुए। लेकिन आप देखिएगा, आप 23 मई को जब परिणाम आएंगे, सबसे ज्यादा ताज्जुब उनको झटका इसी बात का लगेगा, जहां इन दोनों प्रदेशों में उन्होंने रैलियां की, वहां उनका हो सकता है कि 0/0 मिल जाए। ठीक है, विजय कौशिक जी, ईवीएम तैयार है, मतलब ईवीएम पर इल्जाम तराशी तैयार है। अगर यही नतीजे रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम का जिन भूत जो भी है वो फिर से बाहर निकलेगा। बुशरा जी, जमीनी हकीकत को हम देखें और एग्जिट पोल को देखें तो बिल्कुल टोटल उलट स्थिति है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी खुद ये मानती रही है कि उत्तर भारत में उसे नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई वो पश्चिम बंगाल व अन्य प्रदेशों से करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में जो हालात खराब करने की जो स्थिति है उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ से पश्चिम बंगाल की तरफ जाते हैं तो खुलेआम कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा। जब पहले से आप झगड़े की नीयत से जा रहे हैं तो झगड़ा तो होगा ही। तो इनको पहले चरण से ही ये लगता रहा कि वहाँ जितना ज्यादा माहौल खराब होगा ये नहीं दिखता कि बीजेपी को फायदा होगा। माफ कीजिएगा, विजय कौशिक जी, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। ठीक है, यशवीर उनको बात रखने दीजिए। दोषी हम लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जानलेवा हमला हो रहा है, फिर भी दोषी। माफ कीजिएगा, मुझे आप सबको रोकना पड़ेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आने के लिए। इसी के साथ हमारी आज की इस डिबेट में बस इतना है।